नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आज हमारे बिहार के शिक्षा जगत के लिए बेहद ही चिंताजनक यह बात है। यह एक ज्वलंत और गंभीर मुद्दा है जिसे हमें खेद के साथ यह प्रकट करना पड़ रहा है कि आज जहां बिहार की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, बिहार में समाज के अंत में बसे हुए लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। उनके बच्चों के लिए सरकारी विद्यालयों की अत्यधिक आवश्यकता है, तो वहीं दूसरी तरफ एससी/एसटी के पाठक के द्वारा पूर्व से संचालित लगभग 5,500 विद्यालयों को जमींदोज कर दिया गया, उनका नामो निशान मिटा दिया गया। आखिर क्यों ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसी जरूरतें क्यों पड़ी, जबकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एससी के पाठक लगातार दंभ भर रहे हैं पिछले कई महीनों से। उनके आने के उपरांत शिक्षा में सुधार हुआ है, छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ी है, लगातार सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राएं नामांकन ले रहे हैं, नामांकन बढ़ रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं पंक्चुअल होते जा रहे हैं, वे समयबद्धता का ख्याल रख रहे हैं। साथ ही लगातार बीपीएससी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली हो रही है। नियोजित शिक्षकों को लगातार ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं और उन्हें भी ट्रेंड किया जा रहा है कि बीपीएससी शिक्षकों के समानांतर वे भी प्रशिक्षित हों, वे भी उनके उतने काबिल हों और वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। तो इन सभी दावों के होने के बावजूद भी आखिर क्यों, जब उपस्थिति छात्रों की बढ़ रही है, जब नामांकन छात्र छात्राओं के बढ़ रहे हैं, जब निजी विद्यालयों से नामांकन रद्द करवा करके सरकारी विद्यालयों की ओर आकर्षित हो रहे हैं बच्चे, बावजूद इनके क्यों आखिर 5,500 पूरे राज्य भर के विद्यालयों को जमींदोज करने, उनके नामो निशान मिटाने के लिए पत्र जारी कर दिया गया शिक्षा विभाग के द्वारा? तो क्या एससीएसटी के पाठक का ये सभी दावे खोखले थे? क्या एससीएसटी के पाठक इन 5,500 विद्यालयों के नामो निशान मिटाने का पत्र जो जारी किया, उसका अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत है कि उनके द्वारा पूरे पिछले 1 वर्षों से लगातार जो प्रयास रहा शिक्षा में सुधार का, उपस्थिति बढ़ाने का, नामांकन बढ़ाने का, वे सभी असफल रहे। मिशन दक्ष और विशेष कक्षाएं आयोजित करके जो कमजोर बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मुख्य धारा में लाने का जो उनका प्रयास रहा, वो सभी असफल रहे। क्या मिशन दक्ष से उन कमजोर बच्चों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है? क्या जो विशेष कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं 9 to 12 के बच्चों के लिए, क्या उससे उन बच्चों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहे हैं? आखिर क्यों? जब सरकारी विद्यालयों के शिक्षा और शिक्षण की तुलना निजी विद्यालयों के शिक्षा और शिक्षण से हो रहे हैं, तो फिर इन विद्यालयों को बंद करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? जबकि और अत्यधिक विद्यालय खुलने चाहिए। लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है, गरीब से गरीब अत्यंत पिछड़े इलाकों के गार्जियन अब शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। वे चाहते हैं कि अपना पेट काटकर भी बच्चों को पढ़ाएं, और चूंकि वे 100-200 रुपया प्रत्येक मंथ भी शुल्क देने में वो सक्षम नहीं, इसलिए उनके लिए एकमात्र रास्ता है सरकारी विद्यालय में ही अपने बच्चों को भेज सकते हैं। और अब बीपीएससी के थ्रू जब शिक्षक आ रहे हैं सरकारी विद्यालयों में, तो सरकारी विद्यालयों के प्रति आकर्षण बढ़ा है, अभिभावकों का भी, छात्र छात्राओं का भी विश्वास जगा है। तो फिर एसएसके का पाठक विश्वासघात क्यों कर रहे हैं? क्यों आखिर खुद से ही साबित कर रहे हैं कि उन्होंने जो भी किया उसका धरातल पर कोई सकारात्मक उनको जो है रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है? आखिर क्यों खुद एसएसके के पाठक साबित कर रहे हैं? 5,500 विद्यालयों का नामो निशान मिटाने का मतलब है कि 1 लाख से भी अधिक छात्र छात्राओं से विद्यालय छीन लेना, लगभग 10,000 से भी अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं के पेट पर लात मार देना। इन 5,500 विद्यालयों में 1 लाख से भी अधिक छात्र छात्राएं पढ़ने वाले थे, पढ़ सकते थे। इन 5,500 विद्यालयों में यदि प्रत्येक विद्यालय में 2-2 शिक्षक भी रहेंगे तो 11,000 शिक्षक, और मिडिल स्कूल है तो वहां पे एक विद्यालय में 5-5, 6-6 शिक्षक हो सकते हैं। तो 20,000 से भी अत्यधिक शिक्षकों के पेट पर लात मारा गया। और यह जो 5,500 विद्यालयों का नामो निशान मिटाने का जो पत्र जारी किया गया है, यह पत्र अंततः जारी करने पड़े हैं। काफी प्रयास के बाद सरकार ने आपके गांव को विद्यालय दिया, विभाग ने कई वर्षों तक बिना बच्चों के ही शिक्षकों को वहां रखा, काफी उन्होंने आर्थिक नुकसान सहा, लेकिन आपको वह मंजूर ही नहीं था विद्यालय आपके गांव में हो। आपने अपने गांव में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था क्या जो विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 2-4-5 कट्ठा वो जमीन दान में दे सकता था? क्या आपके गांव में कहीं ऐसा कोई चारागाह नहीं था, छौर नहीं था, कोई ऐसा फील्ड नहीं था जहां
जिसके किसी एक कोना में जो है कम से कम 2 ही कमरा का विद्यालय निर्माण हो सकता था। क्या आपके गांव में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनका कोई भवन जर्जर स्थिति में हो और वो विद्यालय हेतु दान कर दे, उसको तोड़ करके भवन निर्माण हो सकता था? हो सकते थे। जहां के ग्रामवासी जागरूक थे, उन्होंने अपने विद्यालय को बचाने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने गांव से चंदा करके टीन का करकट लगा दिया, अल्बेस्टस से छा दिया, घास फूस पुआल कासी सरके से उन्होंने विद्यालय को सजा दिया और आज भी वे विद्यालय बचे हुए हैं, वो विद्यालय चल रहे हैं। क्योंकि टीन का करकट से छाया हुआ हो, अल्बेस्टस से छाया हुआ हो या घास फूस पुआल सरके कासी से छाया हुआ हो, सरकार और विभाग के नजर में यह तो गया कि हाँ, भविष्य में जहां पे अल्बेस्टस है, जहां पे करकट है, जहां पे घास फूस पुआल सरका कासी से छाया हुआ है, उसे हटा करके वहां पे पक्का मकान, पक्का भवन निर्माण कर सकते हैं और वहां पे विद्यालय संचालित हो सकता है। लेकिन जहां पे आस पड़ोस के विद्यालय में टैग होकर के विद्यालय चलाए जा रहे थे, जहां पे किसी के ढाबे में विद्यालय चलाए जा रहे थे, जहां मंदिरों मस्जिदों में विद्यालय चला रहे थे, जहां पे बाग बगीचे में पेड़ के नीचे खुले आसमान में के नीचे विद्यालय चला रहे थे, वहां के अभिभावकों को कोई चिंता ही नहीं था कि उनके गांव में जब विद्यालय सरकार ने दिया है तो उसे बचाना है उन्हें। शिक्षक, 2 शिक्षक, एक प्रभारी प्रधानाध्यापक, एक जो है नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में जहां बच्चे 20-25 है, वहां 3-3 शिक्षक, तो वहां ट्यूशन की भांति पढ़ाई होना था। बावजूद इसके वहां के अभिभावकों ने अपने बच्चों को 100-200 रुपए शुल्क देकर के चटी बाजार में जो 2-4 कमरों में जो विद्यालय सिमट करके चलते हैं, जहां पे मैट्रिक और इंटर पास बालक बालिकाएं जो वहां पे शिक्षा का कार्य करते हैं, शिक्षण का कार्य करते हैं, उस विद्यालय को उनको ज्यादा भरोसा हो, वहां पे अपने बच्चों को भेजना पसंद किए। लेकिन अपने गांव में जहां पे बीपीएससी पास शिक्षक आए, 20-25 बच्चे पर जहां 2-3 शिक्षक हैं, ट्यूशन की तरह उनको पढ़ाया जाता, फ्री में ही किताबें मिलती, मध्याह्न भोजन मिलता, ड्रेस के पैसे मिलते, लेकिन वहां उनका भरोसा नहीं था, वहां पे उन्होंने नहीं भेजा। तो अब भुगतना तो है। अब विद्यालय जहां मिले, अब वहां से विद्यालय हटा लिए गए, तो क्या आपको लगता है कि अब इतने आसानी से आपको विद्यालय पुनः मिल जाएंगे? क्या नहीं मिलेंगे। तो शिक्षा विभाग और बिहार सरकार से भी अत्यधिक जवाबदेही और जिम्मेदारी आप ग्रामवासियों का है कि आपको सरकार ने विद्यालय दिया, लेकिन आप उस विद्यालय को संभाले नहीं, संवारे नहीं। आपने उस विद्यालय को अपने हाथ से अपने गांव से निकलने दिया और अब एक-एक जिला के 100 नवसृजित प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय अब आस पड़ोस के विद्यालयों में मर्ज हो चुके हैं। अब नवसृजित प्राथमिक विद्यालय आप भूल जाएं, आप जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय भूल जाएं, अब वे सभी आस पड़ोस के किसी मध्य विद्यालय प्राथमिक विद्यालय में अब मर्ज हो चुके हैं। तो सरकार ने तो कोशिश किया कि 1 किलोमीटर के अंदर आपको प्राथमिक विद्यालय दे दिया जाए, 3 किलोमीटर के अंदर आपको मध्य विद्यालय दे दिया जाए, लेकिन आपको पसंद ही नहीं था। तो करे क्या? जब आप अपने बच्चों को उस विद्यालय में नामांकन ही नहीं करवा रहे हैं, जब आप विद्यालय भवन निर्माण हेतु जमीन ही नहीं दे रहे हैं, आप कहीं व्यवस्था ही नहीं बना पा रहे हैं, आप खुद से अपने विद्यालय, अपने गांव में आए विद्यालय को बचाने के लिए कोई मुहिम नहीं चला रहे हैं, कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो कब तक इस प्रकार से विद्यालय चलते रहते? तो अंततः एसएसके के पाठक ने आपके गांव के गोद से विद्यालय को छीन करके और पड़ोस में चल रहे पूर्व से संचालित विद्यालयों में मर्ज कर दिया। अब आपका गांव जो था उत्क्रमित मध्य विद्यालय, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, आपके गांव का नाम जो चिपका हुआ था, वो अब सारा समाप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से एसएसके के पाठक के द्वारा जो उपस्थिति बढ़ने, नामांकन बढ़ने, सरकारी विद्यालयों की ओर बच्चों अभिभावकों को आकर्षण होने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की जो दावे थी वो भी खोखले साबित हुए और आप सभी ग्रामवासियों के लापरवाही के कारण आपके गांव के गोद से विद्यालय छीन लिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।